बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक्स विच इज़ फॉर क्लास 6। आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 70 के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 6.2 है। इसके टोटल क्वेश्चन 16 है। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 16 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपका ये जो चैप्टर है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो आपके ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इसमें भी हमने वही चीज़ें वही रूल्स फॉलो करने हैं जिस तरह हमने 6.1 में फ़ॉलो किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड कर लेते हैं इसको। फाहिर पेड ₹480 फॉर 1 वीक एंड 6 days। हाउ मच ही विल पे फॉर 20 days फॉर हाउस रेंट। जी, ये आपसे बता रहा है कि फ़ाहिर जो था वो 480 रुपये दे रहा था 1 वीक एंड 6 डेज़ के। तो अब वो 20 डेज़ के कितने पैसे यानी कि किराया कितना देगा। अब ये हमने फाइंड करना है इसमें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशो मीन्स क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना, और प्रोपोर्शन क्या होता था, दो रेशो के दरमियान कंपैरिजन करना। आई थिंक इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको वो बता दूँ, यहाँ पे आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपकी बुक के पेज नंबर 65 के ऊपर डेफिनेशंस दी गई हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की। दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन दोनों का आपका कॉन्सेप्ट आएगा तो तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोपोर्शन इन विच वन क्वांटिटी increase or decrease in the same way as other quantity increase or decrease. Let us understand it by following example। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ, उसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। जी, ये आपसे कह रहे हैं ना कि जैसे आपके पास किसी एक चीज़ की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है या फिर डिक्रीज़ यानी कि कम हो रही है, तो उसी के साथ दूसरी जो चीज़ है उसकी भी क्वांटिटी बढ़ रही है या इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, और या एक के कम होने से डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। दो क्वांटिटीज़ की यहाँ पे ना बेसिक्स बात हो रही है। रेशो जो होता है वो दो चीज़ों के दरमियान इसका कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने दो चीज़ों का मतलब बताया ना, क्वांटिटी, एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी। तो जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो, कम हो, तो वो आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। अब एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी। पेज नंबर 66 के ऊपर ये जो टॉप पे एग्जाम्पल 2 दी गई है, आई थिंक ये बेस्ट है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अ कार विद मोर फ्यूल विल ट्रेवल टू मोर डिस्टेंस एंड अ कार विद लेस फ्यूल विल ट्रेवल स्मॉल डिस्टेंस। ये कह रहे हैं अगर एक कार में पेट्रोल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी क्या करेगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी, ज़्यादा सफ़र करेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर एक कार में फ्यूल लेस होगा यानी कम होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो डिस्टेंस भी जो है वो कम तय कर सकेगी। ठीक है, ज़्यादा पेट्रोल के होने से ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए कम पेट्रोल होने की वजह से वो फिर कम डिस्टेंस जो है वो कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है डायरेक्ट इन्वर्स, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ गई है। अब फ्यूल के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ गया है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो गई है। यानी कि कार का जब वो पेट्रोल कम था तो ट्रैवल भी उसने कम ही किया। तो ये हो गया आपके पास डायरेक्ट रेशो नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होती है। इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। अ प्रोपोर्शन इन विच अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी फॉर डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। जो आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, ये ऑपोजिट आ जाता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही हो। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसके लिए आई थिंक ये वाली सेकंड वाली एग्जांपल बेस्ट है। एट 60 किलोमीटर आवर्स आ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 kilometer in a 5 minutes. If speed increase to 80 kilometer hours, then
ट्रैवलिंग टाइम विल बी लेस। ठीक है, वो कह रहे हैं एक कार की स्पीड अगर 60 अगर एक कार जो है वो अगर कार की जो स्पीड है वो 60 की है, ठीक है, 60 किलोमीटर के हिसाब से उसकी स्पीड है, तो वो जो डिस्टेंस है अपना 4 किलोमीटर का, उसका जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट में करेगी। ठीक है, 60 की स्पीड से जा रही है तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 5 मिनट में करेगी। लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक है, स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो वो 80 किलोमीटर कवर करेगी और टाइम जो होगा वो फिर 5 मिनट से कम हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ पहले इतनी थी तो 5 मिनट का वो टाइम ले रही थी, लेकिन जब उसकी स्पीड बढ़ा दी गई तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो गई या एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ गई। ठीक है, इसको मज़ीद एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन को। इस एग्जांपल 1 को ही देख लेते हैं। यहाँ पे 10 लेबरर्स कंप्लीट अ वर्क इन अ 5 डेज। ये कह रहे हैं कि 10 जो मजदूर थे वो 5 दिनों में काम कर रहे थे। व्हेन वो इंक्रीज लेबर्स वर्किंग डेज विल बी डिक्रीज। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर हम लेबर्स के जो वर्किंग डेज हैं, अगर वो क्या से बोलते हैं, मज़दूरों की तादाद को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो काम 5 दिनों में हो रहा था वो 2 दिनों में या 3 दिनों में हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो गई या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ गई। ये कह रहे हैं ना कि 10 मज़दूर थे और 5 दिनों में काम कर रहे थे। अगर मज़दूरों की तादाद को बढ़ा दिया जाए, यानी कि 10 थे तो 15 कर दें या 20 कर दें, तो क्या होगा कि अभी 5 डेज़ में काम हो रहा था तो फिर उससे कम दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काम की जो वो लिमिट थी वो फिक्स ही रहेगी, लेकिन मज़दूरों की तादाद बढ़ा दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दो रूम्स हमने बनवाने थे, उसके ऊपर 10 मज़दूर लगे हुए थे तो 5 दिन वो ले रहे थे। तो वही 2 रूम से, लेकिन हमने मज़दूरों को 15 कर दिया या 20 कर दिया, तादाद बढ़ा दी, तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा बंदे हो जाएंगे तो काम जो है वो कम टाइम यानी कम दिनों में वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन के एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है या फिर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, यानी कि ऑपोजिट जा रहे होते हैं। तो ये आपके पास होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। रीड कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे आपके पास दो जो चीज़ें आ रही हैं वो रुपीस और डेज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो रुपीस के नीचे आपके पास जितने भी वो वैल्यूज़ गिवन है लिख देंगे, और डेज़ के नीचे डेज़ आपने लिख देना, और रेशो की फॉर्म में आपने इसको लिखना है क्योंकि हम रुपीस और डेज़ के दरमियान रेशो फाइंड कर रहे हैं। तो 480 वो रुपीस दे रहा था, और कितने दिनों के, 13 दिनों की। 1 वीक और 6 डेज़ को जब आप प्लस करेंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 7 + 6 करेंगे तो टोटल 13 बनेगा। हमने इसको डेज़ में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है, वीक्स में नहीं लिख सकते। तो उसके बाद फिर 20 डेज़ के वो कितने पैसे देगा, तो उसके लिए हमने एक्स को सपोज कर लिया, ये एक्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो रुपीस निकल आएंगे। यहाँ पे आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले इतने पैसे दे रहा था 13 डेज़ के, फिर डेज़ क्या हो गए, इंक्रीज़। अब डेज़ इंक्रीज़ हुए तो ज़ाहिर सी बात है रुपीस भी इंक्रीज़ हुए होंगे। तो ये आपके पास आ रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये एरो के जो सिंबल्स है नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे आप देखें जो एरो का जो सिंबल जिधर होगा वो वैल्यू हमने डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखनी है। एरो का सिंबल जिधर होता है वो हमने डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखनी होती है। तो ये 480/x आएगा और ये 13/20 आएगा, और रेशो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल। ठीक है, 20 × 480 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि ये स्टेप बीच में से स्किप किया हुआ जल्दी में, 13 × x। ठीक है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 आपके पास आ जाएगा, और ये 13x हो जाएगा। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप 13 को 906 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा 738.5, यानी कि वो इतने पैसे पे कर रहा है 20 डेज़ के। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आ फार्मर हैड फूड फॉर 72 days for 20 cows. If 4 cows are died
डैड हाउ मच फूड विल बी इनफ फॉर रिमेनिंग काउज। वो कह रहे हैं कि उसके पास फार्मर जो था, किसान था, उसके पास 72 डेज़ की खुराक थी 20 काउस के लिए। ठीक है, अब उसमें से 4 जो हैं वो हमने निकाल देंगे, यानी कि वो मर चुकी हैं। तो अब कितने दिनों की खुराक उसको उसके पास मौजूद है, ये अब आपने फाइंड करना है। जी स्टूडेंट, ये मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपके पास जो 2 मैंने हेडिंग्स बनेंगी, एक तो डेज़ बनेगा कितने दिनों की खुराक है उसके पास, और दूसरा आपके पास काउज़ आ जाएंगी कि इतनी इतनी खुराक काउज़ थी उसके पास। तो 72 डेज़ की जब उसके पास फूड पड़ी हुई थी वो 20 काउज़ के लिए थी। अब उसमें से 4 कम हो गई हैं। ठीक है, काउज़ कम हो गई हैं, 16 हो गई हैं। 20 में से आप 4 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास 16 बच जाएगा। तो अब 16 काउज़ हैं, तो कितने दिनों के लिए वो खुराक इनफ होगी उसे, अब आपने ये फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो था, हम देख लेते हैं ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब पहले इसके बाद 72 डेज़ थे और 20 गाय थी। ठीक है, फिर क्या हो गया, गाय कम हो गई हैं, ज़ाहिर सी बात है अब दिन बढ़ जाएंगे, यानी जो 20 काउज 72 डेज़ में खाना खा रही थी, सॉरी फूड खा रही थी, तो अब उसमें से 4 कम हो गई हैं। तो वो जो 4 कम हुई हैं उनकी जो खुराक है वो इनके दिन मज़ीद बढ़ा देंगी, वो और ज़्यादा दिनों के लिए उनको इनफ हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनके एरोज़ भी नीचे की साइड पे करेंगे, और जो मैंने आपको बताया एरोज की जिस डायरेक्शन में होता है वो वैल्यू प्लेस डिनोमिनेटर की प्लेस पे आती है। अब 16 नीचे आएगा, अदर एक्स नीचे आएगा, ऊपर 72 इक्वल टू 16/20 आ जाएगा। यहाँ आप अप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 72 मल्टीप्लाई 20 और x मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 इक्वल टू 16x आ जाएगा। अब आपने 16 दूसरी साइड पे ले जाना है, डिवाइड कर देना है इसके नीचे, और x इक्वल हो जाएगा। अब जब आप इसको 16 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 90 डेज़ आपके पास बन रहे हैं, यानी वो पहले जो खुराक 72 डेज़ के लिए थी 20 काउज़ के लिए, 4 काउज़ कम हो गई हैं, तो अब वही खुराक उनको 90 डेज़ के लिए इनफ है। ठीक है, ये आपका आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 60 शर्ट्स आर स्टिच्ड ऑन 10 sewing machine in a day, how many machine are required to stitch 228 shirts in a day? ये कह रहे हैं कि सिलाई की जो मशीनें थीं वो एक दिन में 10 सिलाई की मशीनें थीं, और एक दिन में वो 60 शर्ट जो है वो सिलाई कर रही थी। अब क्या हुआ है, अब उनके पास 228 शर्ट्स आ गई हैं, तो वो उनको उसके लिए कितनी आपको सिंग मशीन यानी सिलाई की मशीनें चाहिए होंगी। अब आपने यहाँ पे मशीन्स की जो तादाद है वो फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट, हमने सोल्व कर लिया क्वेश्चन। शर्ट्स रेशो मशीन, शर्ट्स और मशीन के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है यहाँ पे। तो पहले 60 शर्ट्स थी और 10 मशीन्स थी। अब आपके पास शर्ट्स बढ़ गई हैं और आपने फाइंड करनी है मशीन की तादाद, यानी कि पहले शर्ट्स ज़्यादा थी और मशीनें कम थी, सॉरी मतलब 60 थी, ज़्यादा कम का कॉन्सेप्ट फर्स्ट पे नहीं आ रहा होता। पहले 60 थी और 10 मशीनें थी। ठीक है, अब क्या हुआ है, शर्ट्स बढ़ गई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मशीन्स की तादाद भी ज़्यादा चाहिए होगी, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ इसका साइन एरो का जो सिंबल है वो नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए जहाँ पे एरो का सिंबल है वो वैल्यू डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएगी, इधर भी डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएगी। एक्स 60/228 इक्वल टू 10/x, तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। x मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा और 228 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ये करके उसके बाद आपने 60 डिवाइड कर देना है इसके नीचे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 38 आंसर निकलेगा। x इक्वल टू 38, यानी कि जो मशीनें आपको चाहिए होंगी वो 38 मज़ीद मशीनें चाहिए होंगी 228 शर्ट्स को एक दिन में सिलाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 35 मैन बिल्ड अ हाउस इन अ 20 days। इफ़ 28 men are working then how much day will be used। ये कह रहे हैं कि 35 आदमी थे जो कि हाउस बना रहे थे 20 दिनों में। अब आदमी क्या हो गए, 28 रह गए हैं, तो अब कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है कंपैरिजन मैन और डेज़ के दरमियान, इन दोनों के दरमियान आपने रेशो फाइंड करनी। पहले 35 मैंस थे और 20 दिन में काम कर रहे थे, अब 28 आदमी हो गए हैं तो कितने दिन लेंगे।
यानी कि इतने आदमी थे और इतने दिन लगा रहे थे, अब आदमी कम हो गए हैं तो दिन बढ़ जाएंगे, या ज़ाहिर सी बात है बीच में से मज़दूर कम हो चुके हैं तो अब दिन ज़्यादा ही लेंगे वो काम करने में। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन पे, तो इसका एरो ये देख लें आप। यहाँ पे आपने उसी तरह से एरो का सिंबल जिधर होगा वो आपके पास वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएगी। ये भी आपके पास यहाँ पे जो इसका एरो का सिंबल है ना ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक इस तरह लगा हुआ है। एरो का सिंबल ऊपर की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ है। अब जो जिधर सिंबल होता है एरो का वो वैल्यू डिनोमिनेटर की प्लेस पे आती है। 28 नीचे आएगा और 35 ऊपर, इक्वल टू, और यहाँ पे 20 नीचे आएगा और x ऊपर, क्योंकि इसका जो एरो का सिंबल है ये ऊपर की तरफ इस वैल्यू के साथ है तो ये डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएगी। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 35 और 28 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, तो ये 700 आ जाएगा। 28 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 25 डेज़ आएंगे। यानी कि आपको पहले 20 दिनों में 35 आदमी काम कर रहे थे, तो अब आपको 25 डेज़ चाहिए अगर 28 आदमी हो चुके हैं। तो ये आपका 25 इसका आंसर निकल आए, डेज़ निकल आए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइस ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन इज़ 900 रुपीज़, 910 रुपीज़, बट विल बी द प्राइस ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन। वो कह रहे हैं कि इस चेन की 15 सेंटीमीटर लंबे चेन की कीमत इतनी थी, तो अब 40 यानी कि चेन की लेंथ बढ़ा दी गई है, इतने लेंथ वाली चेन की कीमत कितनी होगी, अभी आपने फाइंड करना है। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे चेन और रुपीज़ के दरमियान रेशो फाइंड हो रही है। तो चेन पहले 15 सेंटीमीटर था तो 910 रुपीज़ थे, तो अब 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो चुकी है, तो इसकी अब हमने रुपीज़ फाइंड करने हैं प्राइस, ठीक है। तो उसके लिए एक्स हमने लेट कर लिए, तो जो वैल्यू नीचे की तरफ होती है उसको हम जिधर एरो का सिंबल होता है उसको डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखते हैं, तो ये 15/40 आएगा और ये 900/x आएगा। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है, x मल्टीप्लाई 15 कर दें और 40 मल्टीप्लाई 910 कर दें। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36,400 आ जाएगा, और इधर 15x मल्टीप्लाई होके 15x हो जाएगा। यहाँ पे जो है x इधर ही रह जाएगा और ये 36,400/15 कर देंगे। 15 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2,427 आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको इतने रुपीज़ चाहिए होंगे, यानी कि इसकी जो प्राइस हमने फाइंड आउट की है वो आ रही है 2,427, ये इसकी प्राइस निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 40 लेबरर्स बिल्ड अ वॉल इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज 15 लेबरर्स विल डू सेम वर्क। ये कह रहे हैं 40 मज़दूर थे और वो 10 दिनों में काम कर रहे थे, अब 15 मज़दूर रह गए हैं यानी 15 रह गए हैं, तो वो कितने दिनों में काम मुकम्मल करेंगे। जी क्वेश्चन हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। लेबरर्स और डेज़ के दरमियान आपने रेशो फाइंड करनी है। लेबर्स आपके पास 40 थे तो 10 दिनों में काम हो रहा था, तो अब वो 15 हो गए तो कितने दिन लेंगे। पहले 40 बंदे थे, 10 दिन लगा रहे थे, अब बंदे कम हो चुके हैं तो ज़ाहिर सी बात है दिन बढ़ जाएंगे। एक चीज़ के बढ़ने से, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये आपके पास डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो जिधर सिंबल होगा वो वैल्यू आपने डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखनी है। तो ये 40/15 इक्वल टू आ जाएगा 10/x/10, ठीक है। इधर इसके साथ आ रहा है तो ये डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएगा 10 और x ऊपर आएगा। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है, 10 मल्टीप्लाई 40 और 15 मल्टीप्लाई x। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 15x आ जाएगा। 15 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 26.7 इक्वल, यानी कि टोटल 27 डेज़ अब आपको चाहिए होंगे। पहले 10 डेज़ थे, 40 आदमी थे ना, तो आदमी कम हुए तो दिन कितने बढ़ गए हैं, 27, यानी कि 27 मज़ीद डेज़ आपको चाहिए होंगे इस काम को मुकम्मल करने के लिए। ये आपके पास डेज़ निकल आए 27 डेज़। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करें। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 4। 9 और 4 का मीन्स प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट इन रेशो फॉर्म। हमने इसके लिए लिखना है कि सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिख देना है,
ठीक है, 9:x प्रोपोर्शन x/9, सॉरी 4। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ है, तो दो आपने x सपोज कर लेने हैं। यहाँ पे आपने दो x सपोज कर लेने हैं, ठीक है। और इन दो रेशो की जो आपके पास एक रेशो ये वैल्यू है और सेकंड वाली रेशो की ये वैल्यू, इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शन फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इसको लिख देना है रेशो की फॉर्म में। देन आपने वही उसी तरह से वो जो रूल मैंने आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड वैल्यू और फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू, तो ये एक रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप डायरेक्ट इनको डिनोमिनेटर और न्यूनोमिनेटर की प्लेस में लिख सकते हैं। 9/x इक्वल टू x/4, यानी कि x फिर ऊपर ही आएगा और 4 नीचे आएगा, इधर 9 ऊपर आएगा और x नीचे आएगा। इसकी जगह अगर आप चेंज करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो दो रूल्स होते हैं, आपको तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। 9 × 4 x × x, तो ये x² हो जाएगा और 36 हो जाएगा। 9 4 ज़ा 36। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो हमने इस x का जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे हम अंडर रूट लेंगे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने अंडर रूट ले लिया, तो ये x स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे 36 जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 6 × 6 इक्वल टू 36, यानी कि 6 की पावर 2 इक्वल होती है 36 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक इन्होंने की हुई, ये 600 है ना, 6 की पावर 2 है, तो ये स्क्वायर और 6 आपस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगले स्टेप में भी लिखा हुआ है x की 2 अंडर रूट से ख़त्म और ये 2 जो है ये अंडर रूट से ख़त्म। तो आपके पास जो वैल्यू निकल आई है x की वो निकल आई है 6, ठीक है। तो 6 आपके पास इसका जो है वो मीन प्रोपोर्शन निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है 6:4 इज़ अ रेशो इफ़ वी रिप्लेस फर्स्ट एलिमेंट बाय 30 व्हाट विल बी द सेकंड वैल्यू, ठीक है। ये आपको रेशो बता रहे हैं और कह रहे हैं अगर हम फर्स्ट एलिमेंट यानी 6 को रिप्लेस कर दें 30 से, तो सेकंड वाले को फिर हम किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू बनेगी। जी स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। हेयर वी मल्टीप्लाई बाय 5 विद फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, तो ये देखें ये आपसे कह रहे हैं ना कि 6:4 है, तो फर्स्ट रेशो को एक ऐसे नंबर से उन्होंने मल्टीप्लाई किया है कि 30 आया है, तो उसी नंबर को हम सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इन्होंने फर्स्ट को किया है। तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 30 आया है, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तो 30 आया है, यानी कि 5 के साथ, ठीक है। 5 6 ज़ा 30, तो उसी 5 को फिर हमने सेकंड एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ये कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। तो उसी नंबर को जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 20 आएगा। हेयर वी मल्टीप्लाई बाय 5 विद फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, ये आपके पास 6:4 है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। तो ये मैथ्स का रूल है, एक साइड पे जिस चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो दूसरी साइड पे भी उसी वैल्यू से करते हैं। तो इसलिए 5 को फिर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 आ जाएगा। सो द फर्स्ट नंबर इज़ 30 एंड द सेकंड नंबर विल बी 20। सेकंड नंबर जो है वो 20 होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आपके पास 9, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 11। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, आपने सेम उसी तरह से इसको भी करना है। जी स्टूडेंट, हमने सोल्व कर लिया इसको भी। हमने यहाँ पे भी मीन प्रोपोर्शन ही फाइंड करना है, यानी दो वैल्यूज़ गिवन है और दो हमने एक सपोज कर लेने हैं और उनको रेशो की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रेशो 8:x प्रोपोर्शन x:11। यहाँ पे वही रूल अप्लाई करें, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ ले सकते हैं, या इस तरह बाई की फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं 8/x और x/11। यहाँ आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, 8 × 11 और x × x, तो ये x की 2 हो जाएगा और ये 88 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने x का जो स्क्वायर इसको रिमूव करने के लिए आपने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। तो जब आप अंडर रूट लेंगे उसके बाद ये देखें 88 को आप ज़रा निकालें, एलसीएम क्या निकलता है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11, ठीक है। यानी कि ये इसके फैक्टर आ गए। 88 के सारे फैक्टर आप इसके अंदर अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। तो उसके बाद आपने पेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, किसी और का पेयर नहीं बन रहा।
तो ये जो पेयर मीन्स के 2 की पावर 2 हो जाएगा और बाकी 2 मल्टीप्लाई 11 इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे x की 2 जो है अंडर रूट से ख़त्म होकर सिर्फ x निकल आया बाहर, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए x 2 की पावर 2 जो है ये अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट से बाहर निकल आएगा। ये 2 जो है ये अंडर रूट से यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 अंडर रूट से बाहर निकल आएगा और अंदर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 11। अब अगले स्टेप में देखें 11 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 22 हो चुके हैं। तो अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे आप अंडर रूट 22 से, यानी इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा। आपने इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडर रूट वाला सिंबल कैलकुलेटर से प्रेस करना है, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू डाल देनी है 22 और उसको इक्वल कर देना है। अब जब आप इक्वल करेंगे तो आपके पास अंडर रूट 22 की जो वैल्यू निकलेगी फिर आपने उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो वो फिर आपके पास आंसर निकल आएगा 9.4। x इक्वल टू 9.4 आपके पास, ये आपके पास 9.4 इसकी वैल्यू निकल आएगी, यानी कि 4 प्रोपोर्शन ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन जो है ये निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर लेते हैं। व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 81। ये भी इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट इन रेशो फॉर्म, सबसे पहले हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है। उसी तरह से 9 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 81, ठीक है। यहाँ पे दो हमने एक्स जो है लेट कर लिए और रेशो प्रोपोर्शन के दरमियान लिख दिए। फिर आपने वही रूल अप्लाई करना है, सेकंड और थर्ड वैल्यू, फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू, ठीक है। या इस तरह से कर सकते हैं, या फिर 9/x इक्वल टू AX/81। यहाँ पे अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है, 9 मल्टीप्लाई 81 और x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये 729 आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने अंडर रूट ले लिया, ठीक है। ये 729 जो है ये बन रहा है स्क्वायर 27 का, 729 जो है वो 27 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे दोनों के और एक्स की वैल्यू निकल आएगी 27। यहाँ पे जो आपके पास मीन प्रोपोर्शन निकल के आया है वो 27 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय 18 वर्कर्स इन 40 डेज, इफ 6 मोर वर्कर्स अराइव हेयर देयर देन हाउ मैनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट इट, ठीक है। एक जो बिल्डिंग है उसको 18 वर्कर्स जो हैं वो 40 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 6 वर्कर्स जो हैं वो मज़ीद और आ चुके हैं, ठीक है। प्लस कर देंगे 18 में 6 को, तो हाउ मैनी डेज इट विल बी टेकन टू कंप्लीट इट, तो मज़ीद और कितने दिन लेंगे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, पहले 18 वर्कर्स आदमी जो काम कर रहे थे 40 दिनों में, तो अब आदमी बढ़ गए तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही, तो ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपने वर्कर्स और डेज़ के दरमियान रेशो लगा देनी है। 18 डे वर्कर्स थे और 40 उसके डेज दिन में काम कर रहे थे। अब 24 हो चुके हैं, 18 में जो है ना 4 प्लस करेंगे आप, तो वो 24 हो जाएगा। सॉरी 6 मोर वर्कर्स आए ना, तो 6 प्लस करेंगे, 18 में 6 प्लस करेंगे तो आपके पास 24 हो जाएगा। 40 डेज़ थे और एक्स हमने यानी कि डेज़ अब फाइंड करने हैं कि अब मज़दूर बढ़ गए हैं, वर्कर्स बढ़ गए हैं, तो दिन कितने लेंगे। तो ये डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन है आपके पास। यहाँ पे देखें, पहले डेज़ वर्कर्स जो थे वो कम थे फिर ज़्यादा हो गए। जब एक चीज़ कम थी फिर वो ज़्यादा हो रही होती है तो उसका एरो ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे डेज़ पहले 40 थे, अब ज़ाहिर सी बातें कम हो जाएंगे, तो जो चीज़ पहले कम थी ज़्यादा हो रही तो उसका एरो नीचे की तरफ आएगा। अब जिधर एरो होता है वो वैल्यू डिनोमिनेटर की प्लेस पे आती है, 18 नीचे आएगा और 24 ऊपर, और इधर एक्स नीचे आएगा और 40 ऊपर। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। अब आपने एक्स मल्टीप्लाई 24 कर लेना है और 18 मल्टीप्लाई 40 कर लेना है। 18 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या निकल आएगा, 720 आपके पास इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। 2x आ जाएगा और इक्वल टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल आई है, 720 बाय 24 को जब आप इस पर डिवाइड करेंगे,
अब यहाँ भी आपस में मल्टीप्लाई किया तो 720 आएगा और ये 2x और x इधर रहेगा, 2 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो x आपके पास निकल आया यहाँ पे वो 30 निकल आया, यानी कि अब 30 डेज़ जो हैं वो लेगा। पहले 40 डेज़ ले रहा था, अब आपके पास वो 30 डेज़ ले रहा है ये काम कंप्लीट करने के लिए। Question number 12 is Zuni can complete 3 books in a 4 days. If he has 15 books, how much time will Bilal take to complete it? ठीक है, सॉरी यहाँ पे इन्होंने ये देखे स्टार्ट में जूनी एक नाम दिया हुआ है और इधर बिलाल दिया हुआ है, तो आपने कोई एक नेम चूज़ करना है, या तो जूनी करें या फिर बिलाल करें। ये बाय मिस्टेक बुक वालों की मिस्टेक ही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं वो 3 बुक्स 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा था, तो अब 15 बुक्स होगी तो कितने दिन लेगा वो। अब यहाँ पे आपने कर लेना है बुक्स और डेज़ के दरमियान कंपैरिजन आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो था बुक्स जो हैं 3 बुक्स थी और वो 4 डेज़ ले रहा था इसके। अब आपके पास आ रहा है 15 बुक्स से और वो कितने दिन लेगा। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने एक्स को सपोज कर लिया, तो ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहले दिन बुक्स कम थी, दिन बुक्स बढ़ गई हैं, ठीक है, और बुक्स के बढ़ने से जाहिर सी बात है दिन भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने इसको 3/15 और 4/x की फॉर्म में लिख लेना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। 3 × x हो जाएगा और 15 × 4 हो जाएगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा और 3x हो जाएगा। 60 इधर ही रहेगा, x 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 20 निकल आएगा, यानी 20 डेज़ अब आपके पास आ रहे हैं इसके। तो अब आपके पास 20 डेज़ आ रहे हैं, ठीक है। 20 डेज़ में वो 15 बुक्स को कंप्लीट करेगा। जो बंदा 3 दिन में 4 बुक्स को 3 बुक्स को 4 दिन में कर रहा था, वो 15 बुक्स को 20 डेज़ में करेगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। उस्मान टेक 340 स्टेप टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 430 मीटर। इफ़ ही टेक 510 स्टेप, हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर। ठीक है, वो 340 स्टेप ले रहा था इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो अब वो 510 स्टेप ले रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अब हमने ये फाइंड करना है। अब आप देखें यहाँ पे स्टेप्स और डिस्टेंस के दरमियान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को हमने रीड कर लिया था। उस्मान टेक 340 स्टेप टू कवर a distance of 430 मीटर। इफ़ ही टेक 510 स्टेप, हाउ मच विल डिस्टेंस ही विल कवर। यानी कि वो 340 स्टेप ले रहा था और 340 स्टेप पे वो 430 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब वो 510 स्टेप ले रहा है, तो कितने का डिस्टेंस कवर करेगा, अब हमने ये फाइंड करना है। स्टेप्स और डिस्टेंस इसकी मेन हेडिंग्स होंगी, इनके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। तो 340 ले रहा था तो 430 डिस्टेंस था, अब 510 वो स्टेप ले रहा है, तो कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, पहले इतना था तो इतना डिस्टेंस, अब ये स्टेप्स बढ़े तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ बढ़ी, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इसका एरो आपने करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। 340/510 आ जाएगा और ये 430/x आ जाएगा। x मल्टीप्लाई 340 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपने इसको 340x मल्टीप्लाई हो जाएगा और 510 मल्टीप्लाई 430 हो जाएगा। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी और ये 340 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप कैलकुलेटर की हेल्प से या ख़ुद भी ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 645 निकल आएगा और ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है ये है 21930, ठीक है। तो इसको जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 645 आंसर निकल आएगा, यानी जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास 645 निकल आएगी। अब जो वो बंदा है वो 645 का डिस्टेंस तय कर रहा है 510 स्टेप्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करें। फाहिर पेड ₹910 फॉर 1 वीक एंड 2 डेज़, वट अमाउंट ही विल पे हिम फॉर 80 डेज़। यानी वो कि 980 रुपये दे रहा था एक हफ़्ता और 2 दिनों के, तो अब वो 80 दिनों के कितने पैसे देगा। अब 1 वीक और 2 डेज़ जो है आपस में प्लस कर लें तो 9 डेज़ बनते हैं, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 7 + 2 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें रुपीज़ और डेज़ के दरमियान रेशो आपने फाइंड करनी है और 980 आपके पास रुपीज़ थे जो कि 9 दिनों के वो दे रहा था, क्योंकि 1 वीक में आपके पास 7 डेज़ होते हैं,
ठीक है। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 7 में जो 2 दिन ऊपर थे और 7 यानी कि 1 वीक और 2 दिन जो है वो आपके पास 9 बन रहा है। तो एक्स यानी अब आपने रुपीज़ फाइंड करने हैं 80 डेज़ के। तो ये है कि अब देखिए पहले इतना आप दे रहे थे 9 डेज़ के, अब दिन बढ़े तो ज़ाहिर सी बात है जो रुपीस है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब आपने इसको 90/x लिखना है और 9/80 लिखना है, 980। और यहाँ पे अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। 980 मल्टीप्लाई 80 आएगा और 9 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी और 9x, और यहाँ पे 9 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पार्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8711 निकल आएगा। यानी कि अब वो कितने रुपीस दे रहा है, अब जो वो रुपीस दे रहा है वो 8711 वो दे रहा है। ये अब आपके पास इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 60 goats graze a field in a 10 days. If 10 goats died, then how many days will be more consumed to graze that field? ये कह रहे हैं कि 60 goats जो थी वो फील्ड में काम कर रही थी 10 दिन, इन अ 10 डेज़, एक 10 डेज़ में 60 वो कर रही थी। तो उसमें से जो थी वो मतलब जो 60 वो थी ना गोट्स, तो वो 10 डेज़ में करी। तो अब अगर अगर उसमें से 10 गोट्स जो हैं वो मर गई हैं, यानी गोट्स में से हम 10 को माइनस कर देंगे, तो अब कितना आपके पास वो टाइम ले रही हैं इनको ग्रेज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 मेन हेडिंग्स बनेंगी, गोट्स और डेज़। इनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है। 60 गोट थी तो 10 डेज़ में वो कर रही थी, या 50 गोट्स हैं तो कितने दिन होंगे। गोट्स कम होगी, ज़ाहिर सी बात है डेज़ भी डेज़ अब बढ़ जाएंगे। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ी, तो ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो एरो नीचे की साइड पे जिधर एरो का सिंबल होता है वो वैल्यू नीचे आती है, 60/50 आएगा। और इधर एरो ऊपर है तो ये डिनोमिनेटर की प्लेस पे वैल्यू आएगी 10x/10 आएगा। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा और 50 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। 650 इधर आके डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो 50 को 600 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल आएगा 12, x इक्वल टू 12। यानी कि अब 12 डेज़ ले रही हैं, पहले 10 डेज़ ले रही थी तो अब 12 डेज़ ले रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उस्मान, तारिक एंड फाहिद डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट इन द रेशो ऑफ 2:4:3। फाइंड द अमाउंट ऑफ उस्मान एंड तारिक इफ फाहिद गोट ₹200। हमने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है जबकि एक की हमें गिवन है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 हमने सोल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकियों से हट के। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है हमने वो लिख लेना होता है। अमाउंट ऑफ फ़ाहिर, फ़ाहिर की जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 200 रुपीज़। रेशो हमने लिख दी, क्या रेशो गिवन है बुक में, 2:4:3। रेशो रकम, ठीक है, रकम और रेशो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो उस्मान की रेशो में क्या आ रहा है, उस्मान है 2:x, ठीक है। तारिक 4:x। एक्स कहाँ पे हम लेते हैं, जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, इनको हमने फाइंड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स ले लिया है। फ़ाहिर की रेशो देखें, हमें रकम भी गिवन है और रेशो हमारे पास 3 है। तो इन उस्मान और तारिक की हमने रकम फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने एक्स ले लिया है। और जबकि जो फ़ाहिर था उसकी हमारे पास रकम आ चुकी है 200 और रेशो जो है वो 3 है। अब हमने ये जो गिवन रेशो है इसी को दोनों के साथ लेकर चलना है और बाकी दोनों की भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड रेशो ऑफ उस्मान। सबसे पहले हम उस्मान की रेशो फाइंड करेंगे, तो 2:x, ठीक है। तो यहाँ पे एरोस का सिंबल इस तरह से होगा और 2:x हो जाएगा और 3 यहाँ पे नीचे जो है ना उस्मान की आएगी, ठीक है। यहाँ पे ना रेशो और रकम लिखना भूल गए, ये रेशो आ रही है और इस साइड पे रकम आ रही है। तो रेशो जो है वो क्या थी, इसकी हमने सबसे पहले किसकी फाइंड कर रहे हैं, उस्मान की। उस्मान की जो रेशो है वो 2 है और इसकी रकम जो है वो x है, यानी वो फाइंड करनी है। जबकि फ़ाहिर की रेशो जो है 3 है और रकम 200 है, इसको हमने यूज़ करना है। तो एरो का सिंबल जिस साइड पे होगा हमने उसको उस वैल्यू को डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखना है, ठीक है। और इस तरह हमने लिखना है और ये 2/3 आएगा और ये 200/x आएगा। अब x जो है ना इसके ऊपर इसका एरो का सिंबल है, तो ये डिनोमिनेटर की प्लेस पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने अप्लाई कर लेनी है। 2 × x हो जाएगा और 3 × 200 हो जाएगा। यहाँ पे 2x
इक्वल टू 600 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 को 600 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 300 निकल आएगा, यानी कि जो उस्मान की रेशो निकल आई है, रुपीस यानी कि रकम निकल आई है वो 300 है। नाउ वी फाइंड रेशो ऑफ तारिक। अब हम तारिक की रेशो फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाती है रेशो और ये आपके पास आ जाती है रकम। ठीक है, रेशो जो है वो 4 थी इसकी, और वो जो जिसकी गिवन है वो नीचे हमने लिखी हुई है। फर्स्ट जिसकी हमें उन्होंने दी हुई थी वो नीचे लिखेंगे, और अब हमने तारीख की ये लिख दी है रेशो और रकम। अब इसका एरो इस तरह होगा, और अब आपने ये देखें 4/3 लिख दी और x/200। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये 4 × 200 हो जाएगा और 3x हो जाएगा। जब आप इसको से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 800 आ जाएगा। 3 साइड पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो 267, x इक्वल टू 267। ठीक है, ये आपके पास तारीख की जो है वो रकम निकल आई है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ उस्मान, अब हमने तीनों की लिख देनी है। अमाउंट ऑफ उस्मान जो है वो 300 है, फिर अमाउंट ऑफ तारिक की जो है वो 267 है, और अमाउंट ऑफ फ़ाहिर जो है वो 200 है। तीनों की जो अमाउंट से हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो ये कम्प्लीट हो चुका है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 कम्प्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।